नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारी, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत की सैन्य क्षमताओं का लोहा चीन को अब मानना पड़ा है। चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी के लिए उपकरण बनाने वाली एक कंपनी के सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत के पास पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा और सर्वाधिक प्रशिक्षित सेना है। और उन्होंने कहा कि पहाड़ पर तैनात हर भारतीय सैनिक के लिए पर्वतारोहण आना एक अनिवार्य होता है, जो कि पर्वतीय युद्ध में बहुत अहम कौशल होता है। मॉडर्न वेपनरी पत्रिका के वरिष्ठ संपादक ने कहा है कि वर्तमान में पठार और पर्वतीय सैनिकों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और अनुभवी देश अमेरिका या रूस या कोई यूरोपीय पावर हाउस नहीं बल्कि भारत है। आपको बता दें कि जो पत्रिका है वो चीन के अधीन आने वाली चाइना इंडस्ट्रियल ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंध रखती है और इसे एक व्यापक सैन्य और रक्षा जनरल माना जाता है चीन का। आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल लिखा है वो पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए विवाद की पृष्ठभूमि के बाद आया है। ये विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था और इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक माध्यमों से वार्ता का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि 12 खंडों में 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ भारत की पर्वतीय सेना दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतीय युद्ध बल है। यानी कि अब चीन को भी लगता है कि भारत की सेना, जो कि खास करके आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे माहिर मानी जाती है और इस श्रेणी के युद्ध में भारत नंबर 1 है। और कहीं ना कहीं चीन को ये भी लगता है, क्योंकि भारत ने अपना उदाहरण कई बार यहाँ पर पेश भी किया है। आपको बता दें कि भारत के पास कुछ बटालियंस भी ऐसी हैं जो स्पेशल पर्वतीय युद्धों के लिए जानी जाती है, जिसमें गढ़वाल राइफल्स, गोरखा राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, ऐसी रेजिमेंट्स और राइफलें हैं जो कि पर्वतीय युद्ध में माहिर मानी जाती है। और यही वजह है कि चीन अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं, वो भारत चीन को लेकर ही आ रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास 3 जगहों से भारत और चीन ने अपने अपने सैनिकों को थोड़ा पीछे किया है। भारत का साफ कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव पूरी तरह से तभी खत्म होगा जब चीन अपने सारे सैनिकों को साजो सामान समेत वापस बुला लेगा। चीन ने भारतीय इलाके के नजदीक आर्टिलरी और टैंक रेजिमेंट को भी तैनात किया हुआ है। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल की लेवल की बातचीत हो रही है। इससे पहले 6 जून को मिलिट्री कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद भी दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। गालवान घाटी इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15, हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 17, 3 जगहों से दोनों देशों की सेनाएं 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटी हैं। आपको बता दें कि अभी सूत्रों का मानना है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, मगर भारत चाहता है कि LAC से सटे इलाकों में चीन ने एक और डिवीजन में 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, उन्हें भी हटाया जाए। आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट ठीक है, मगर तनाव तभी दूर होगा जब चीन अपनी भारी भरकम इंतजाम जो बॉर्डर पर लगा रखा है उसे हटा ले। सूत्रों का कहना है कि चीन के जवाब में भारत ने लद्दाख सेक्टर में अपने 10,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अपनी सीमा फिंगर 4 तक मानता है, जबकि भारत के मुताबिक चीन की सीमा फिंगर 8 पर खत्म हो जाती है। दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत में इस पॉइंट पर क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्वदेशी LNT को लेकर आ रही है, यानी कि लार्सन एंड टर्बो को लेकर। इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने मंगलवार को कहा कि उसने फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर में 1250 टन के सबसे बड़े खंड का विनिर्माण पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इस खंड को सफलतापूर्वक रिएक्टर भवन में स्थापित कर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि LNT की भारी इंजीनियरिंग ब्रांच ने लॉकडाउन के दौरान 1250 टन के क्रायोस्टेट को तैयार करने के लिए उपकरणों की आपूर्ति की, ताकि विनिर्माण कार्य में किसी तरह की देरी न हो। क्रायोस्टेट रिएक्टर के वैक्यूम वेसल के चारों ओर अभेद कांटेदार बनाता है और एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। भारत उन 7 खास देशों में शामिल है जो फ्रांस के कैडराचे में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का हिस्सा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी शोध परियोजना में से एक है, जिसके तहत संलयन शक्ति के वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता पर काम किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, ये उपलब्धि भारत की स्वदेशी कंपनी के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यानी कि विदेशी लोग भी अब भारत की टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है नेपाल और चीन को लेकर। आपको बता दें कि भारत चीन के तनाव के बीच नेपाल की नजदीकियां चीन से बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया हांगकांग की स्वायत्तता के मुद्दे पर चीन की नीतियों का विरोध कर रही है, लेकिन नेपाल ने हाल ही में उसकी वन चाइना पॉलिसी का खुलकर समर्थन किया है। नेपाल ने भारत से लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद में भी चीन को शामिल करने की तमाम कोशिशें की। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच नेपाल और चीन ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत कर दिया है और इस दिशा में काफी बड़ा कदम भी उठा लिया है। अब चीन ने तिब्बत रूट के जरिए हर सप्ताह
नेपाल को सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसे लेकर मीडिया में कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। पिछले सप्ताह चीन के शियान प्रांत से मेडिकल आपूर्ति और निर्माण कार्य की सामग्री लेकर पहला कार्गो तिब्बत के शिगास्ते पहुंचा। नेपाल के लिए 390 टन और $13 लाख का सामान लेकर एक और कार्गो चीन से तिब्बत पहुंचा है। भारत की सीमा पर 2015 के बाद आर्थिक नाकेबंदी के बाद नेपाल ने भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने की मांग उठने वहां पर लगी थी। चीन ने इस मौके का फायदा उठाने में देरी नहीं की और 2016 में ही नेपाल चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर भी कर लिए। नेपाल चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौते के तहत नेपाल को चीन के पूर्वी बंदरगाहों के अलावा ल्हासा और लाझांगो और शिगास्ते तक सड़क मार्ग के जरिए प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को भारतीय बंदरगाह से होते हुए काठमांडू सामान पहुंचने में करीबन 35 दिनों का वक्त लगता है। लेकिन नेपाल के कुछ विश्लेषकों का दावा है कि नए कॉरिडोर के बनने से नेपाल तक माल की ढुलाई में अब बेहद कम वक्त लगेगा। दरअसल चीन नेपाल में भारत का विकल्प बनना चाहता है और इसके लिए वो नेपाल से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रेलवे लाइन पर भी काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए एक टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चीन की जो आप समझ सकते हैं कि नजदीकियां हैं वो नेपाल के साथ बढ़ गई हैं और नेपाल भी बहुत ही बढ़ चढ़कर चीन को अपने साथ शामिल कर रहा है। और इससे अभी तो फिलहाल नेपाल को फायदा तो होगा, लेकिन ये जो फायदा है वो उसके गले की हड्डी भी बनेगा और आने वाले समय में नेपाल इस चीज को भुगतेगा कि आखिर चीन किसी का सगा नहीं है और चीन ने अपनी यहाँ पर आप समझ सकते हैं दादागिरी करनी है, क्योंकि वैसे भी वो नेपाल की काफी एकड़ भूमि हड़प चुका है और अब धीरे धीरे अब यातायात और व्यापारिक मार्गों से वो चीन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि जो नेपाल के लोग हैं वो चीन के आगे नतमस्तक खड़े होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अचानक कराची ट्रेंड करने लगा और पाकिस्तान के कई लोगों ने लिखा कि रात को एयर स्ट्राइक जैसे हालात हो गए थे। पाकिस्तान के कई ट्विटर यूजर्स ने दावा किया कि कराची में मंगलवार की रात को पूरा अंधेरा हो गया और आसमान में सिर्फ लड़ाकू विमान ही घूम रहे थे। लोगों ने लिखा कि हमें रात को ऐसा लगा कि मानो फिर से एक बार भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा कुछ कर दिया है। आपको बता दें कि कराची के निवासी ने ट्वीट करके लिखा कि मैंने एयरपोर्ट पर जेट प्लेन देखी, मुझे लगा कि कराची के ऊपर बहुत सारे लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट करके लिखा कि भारत और पाकिस्तान को सफाई देनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि कराची शहर में बहुत तरह की अफवाह फैल रही है जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो वीडियो भी ट्वीट कर दिया, हालांकि उसकी पुष्टि करना मुश्किल है। आपको बता दें कि भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था। तभी आधी रात में पाकिस्तान की वायुसेना कुछ नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान के लोगों ने इस तरह से ट्वीट किया तो भारत के ट्विटर यूजर्स ने भी काफी उसमें मजे लेने शुरू किए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एयरफोर्स पिछले कुछ दिनों से कराची के पास अभ्यास कर रही है, जिसमें उनके अपने लड़ाकू विमान उड़ाए जा रहे हैं और इस बात को टेंशन में लेकर वहां के लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि कहीं भारत ने दोबारा से कोई एयर स्ट्राइक तो नहीं कर दिए। इस वजह से वहां के लोग टेंशन में आ गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतना डर और खौफ बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर भारत का। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है इलेक्ट्रॉनिक राइफल को लेकर। सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिक इन दिनों एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक राइफल दूरबीन का परीक्षण कर रहे हैं जो निशाना लगाने की गारंटी पर ही गोली चलने देगी। लाइनेक्स आधारित टारगेटिंग सिस्टम से लैस इस दूरबीन को स्मैश 2000 नाम दिया गया है। इसमें निशाना चिन्हित करके या टारगेटिंग सिस्टम के जरिए गोली लगने की सटीकता की गणना की जाती है। ये राइफल निशाना सुनिश्चित होने के बाद ही फौजी को ट्रिगर दबाकर लक्ष्य भेजने की इजाजत देती है। निशाना लग पाने की स्थिति में दूरबीन सिस्टम ट्रिगर दबने के बावजूद भी राइफल से गोली नहीं चलने देता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके जरिए हवा में 400 फीट की दूरी तक तेजी से झूलते छोटे से छोटे टारगेट को भी पूरी सटीकता के साथ भेदा जा सकता है। जॉर्डन इराक सीमा के पास अलाफ बेस पर आजकल अमेरिकी सैनिक ड्रोन से आसमान में लटकाए जा रहे टारगेट के ऊपर इस दूरबीन सिस्टम का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अमेरिका से पहले इजराइल की सेना इसका मैदानी परीक्षण भी कर चुकी है, लेकिन सीरिया में इसका उपयोग पहली बार हो रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने युद्धक परिस्थितियों के लिए इस दूरबीन सिस्टम को खरीदा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से ये बताया नहीं गया है कि किन सैन्य ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन सेना की ओर से जारी तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रोन गतिविधियों के खिलाफ इसकी उपयोगिता अधिक साबित हो सकती है। अगली खबर ताइवान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 9 जून को ताइवान द्वीप के ऊपर अमेरिकी ट्रांसपोर्ट प्लेन के उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही चीन ने पूरे ताइवान में लड़ाकू विमान को भेज दिया। इससे इस क्षेत्र में कूटनीतिक और सैन्य तनाव काफी बढ़ गया है। रक्षा मंत्रालय के हवाले से ताइवान ने जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि इसके जवाब में
ताइवान ने भी अपने जेट के जरिए पीपल लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स को चेतावनी दी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से ताइवान ने ये रिपोर्ट भी जारी की है। इसके साथ ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस निर्मित सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दी गई और बाद में ताइवान एयरफोर्स के जेट ने घुसपैठी चीनी विमान को दूर भगाने के लिए भी मजबूर कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सेना ने सुबह कई सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को दक्षिण पश्चिमी ताइवान में उड़ान भरते हुए पकड़ा। इसके तुरंत बाद ही ताइवान की एयरफोर्स ने अपने जेट भेजकर उनका रास्ता रोक लिया और फिर रेडियो चेतावनी से उन्हें भगा दिया। मंत्रालय ने आगे बताया कि हमारी सेना ताइवान के समुद्री और हवाई इलाकों की हमेशा निगरानी करती है और ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में। आपको बता दें कि अमेरिका के C-40 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ताइवान के पश्चिमी तटीय इलाके के ऊपर उड़ान भरते हुए देखकर ही ऐसी हरकतें चीन ने की है। आपको बता दें कि हाल ही में वॉशिंगटन का ताइवान के साथ टॉर्पीडो बेचने का सौदा हुआ है, जिसके बाद से चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।